जय हिंद दोस्तों। स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में स्वागत है। आज नवा सेट है। इस सेट में हम कुल 20 से 25 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं आपको बताते चलूँगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सारे मिक्स क्वेश्चन दिए हुए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के भी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली ये क्विज दिया जाता है और अदर जीके के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। सो आप मेक श्योर की वीडियो लास्ट तक देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तावना मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी, वो की गई थी आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही प्रस्तावना का सुझाव दिया था। और इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आप ये याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसे कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। जबकि आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में मिलता है। सो जुड़े हुए फैक्ट भी मैं आपको बताते चलूंगा, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी दोस्तों सिंधु सभ्यता के लिए एक सेपरेट वीडियो लूसेंट जीके एमसीक्यूज का बनाया हुआ है। सो मेक श्योर कि आप उसे चेक कर लीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो हड़प्पा वासियों ने आरंभ किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों आपका जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, वही सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, विशाल स्नानागार। और दोस्तों एक क्वेश्चन इसके फैक्ट में बता दूं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। काफ़ी टाइम पहले पूछा गया था, पर ये पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो याद रखेंगे मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कैसा था? मतलब जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म प्रमुखता कैसा था? भक्ति, मूर्ति पूजा या यज्ञ, प्रकृति पूजा या यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो दोस्तों पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म प्रमुखता आधारित था वो प्रकृति पूजा तो मेनली था, और दूसरा था यज्ञ। तो प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। वैदिक आर्यों का धर्म मतलब प्रमुखता किसकी पूजा होती थी? तो प्रकृति पूजा की ही पूजा होती थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? दोस्तों ये प्रसिद्ध वितस्ता नदी का युद्ध, वितस्ता नदी या झेलम नदी का युद्ध के नाम से प्रमुख है, मतलब विख्यात है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि वितस्ता नदी या झेलम नदी का युद्ध किन के बीच हुआ? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर एवं पोरस के मध्य। कहाँ? वितस्ता नदी के किनारे, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ये क्वेश्चन पहले के सेट में भी बता चुका हूँ आपको। डायरेक्ट नहीं बताया है पर इनडायरेक्ट बताया हुआ है। पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था उदयन के द्वारा, और उदयन ने ही ये पाटलिपुत्र नगर बसाया था। मैंने इस तरह से क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया है। मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस देखिए, सारे वीडियोस आपके लिए हो सकते हैं। ये अलग अलग केवल इसलिए डाला जाता है ताकि डेली का जीके क्विज आपको मिलता रहे, पर सारे वीडियो आपके लिए ओल्ड वीडियोस भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आज के हैं। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। पाटलिपुत्र क्या? तो आधुनिक पटना, जो कि बिहार में पड़ता है। चलिए दोस्तों, बिहार की राजधानी है पटना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये तो सरल सा प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। पर इससे जुड़ा एक प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ हुआ? क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये सारनाथ से ही आरंभ हुआ था। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसी को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, तो याद रखिएगा। निम्नोक्त में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? देखिए दोस्तों, थायराइड एक ग्रंथि है, जठर, अग्नाशय भी ग्रंथि है, यकृत भी ग्रंथि है, पर एक जठर कोई ग्रंथि नहीं होती। नवे का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। जठर कोई ग्रंथि नहीं है, बाकी सारी ग्रंथियां हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है?
श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण यहाँ पे पूछा गया है। तो श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण पहली बात तो हमारे मस्तिष्क में होता है, और मस्तिष्क में कहाँ होता है, तो मेडुला ऑब्लोगेंटा में होता है। मेडुला ऑब्लोगेंटा, ये याद रखेंगे, मेडुला ऑब्लोगेंटा में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। दोस्तों आरबीसी से जुड़े कई सारे फैक्ट आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, इसका आंसर भी आपको बताया हुआ है कि आरबीसी का उत्पादन होता है आपके अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 100 से 120 दिन तक, कल के वीडियो में ये बताया था। और अगर बात करें कि लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके प्लीहा को। ये बात भी ध्यान रखेंगे, सारे जुड़े हुए फैक्ट आपको बताते चलूँगा, सो वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, देखिए ये क्वेश्चन भी कल बताया हुआ था, डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट बताया गया था, शायद आपने देखा नहीं होगा, अगर देखा होगा तो आपको याद होगा। मैंने बताया था कि शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो होती है जबड़े की हड्डी, तो वही यहाँ पे है कि सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, तो जबड़े की अस्थि होती है। चलिए दोस्तों, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो जांघ में होती है, फीमर, ये भी याद रखेंगे। मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, दोस्तों रक्त में जो आपकी एकमात्र धातु पाई जाती है कौन सी पाई जाती है, सभी को मालूम होगा, आयरन पाया जाता है। कैल्शियम, सोडियम ये कोई धातु नहीं है। जिंक पाया ही नहीं जाता, बाकी कैल्शियम पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, पर ये कोई धातु नहीं है, सोडियम नहीं पाया जाता। रक्त में पाई जाने वाली धातु मेन जो है वो आयरन ही है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था, बौद्ध शिक्षा का जो महत्वपूर्ण केंद्र है दोस्तों सभी को पता होगा, उस समय बौद्ध शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र विक्रमशिला था, विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय भी है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, यानी कि सम्राट अशोक किसके प्रेम पास में बंधे रहते थे, तो दोस्तों ये उनकी पत्नी एक थी जिनका नाम था कारुवाकी, ऑप्शन डी देख लीजिए, कारुवाकी उनकी पत्नी का नाम था और ये उन्हीं के प्रेम पास में फंसे रहते थे, तो कारुवाकी उनकी पत्नी थी। चरक किसके राज चिकित्सक थे, चरक, दोस्तों चरक आपको पता होगा सबसे बड़े चिकित्सक हुए हैं, इनकी एक रचना भी है जिसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता में इन्होंने चिकित्सा से संबंधित कई सारे चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये थे। 16वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, कनिष्क के शासनकाल में, 16वें के लिए डी आंसर हो जाएगा, ये कनिष्क के शासनकाल में थे। कनिष्क कौन था दोस्तों, तो कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, सेकंड अशोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान किया था। जो चौथी बौद्ध सभा संगति हुई थी कश्मीर में, उसका नेतृत्व कनिष्क ने ही किया था, यानी कि कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगति भी बुलाई थी, कहाँ, तो कश्मीर में बुलाई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु ने बुलाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे फैक्ट भी याद करिए लीजिएगा, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वो फैक्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ये प्रश्न सभी को मालूम होगा अगर आप थोड़ा भी सीरियसली पॉलिटी पढ़ते हैं। पॉलिटी के लिए अलग से वीडियोस भी दिए जाएंगे आपको, अगर आप पुलिस की तैयारी करते हैं जैसे यूपीएसआई या एसएससी सीपीओ की तैयारी करते हैं, तो उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी दमदार पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से वीडियोस भी दिए गए हैं, चैनल पे एक बार देख लीजिए। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अब कैसे की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही पहले किसके, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे बाद में, राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया, पहले मतदान की आयु कितनी थी, 21 वर्ष, उसके बाद कम करके कर दिया गया 18 वर्ष, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तो ये 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था, 61वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था, ये इससे जुड़ा भी फैक्ट भी कल बताए थे आपको, ये क्वेश्चन भी आपको एक बार डिस्कस किया जा चुका है, तो ये थे आपके कनिष्क। अभी आपको कनिष्क के बारे में बताएं कि द्वितीय अशोक कहा जाता है और महान बौद्ध थे, मतलब महान कुषाण नेता भी थे और बौद्ध भी बन गए थे बाद में। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था, सांची के स्तूप के बारे में कल आपको बताया गया था। सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा और पूरे विश्व का सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा स्तूप, स्तूप किसे कहा जाता है,
तो दोस्तों जहाँ पे महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ थोड़ी थोड़ी करके अलग अलग पार्ट में रखी गई हैं, उन्हीं को जो मंदिर बनवाया गया उसे स्तूप कहा जाता है। तो सांची का स्तूप आपका बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। चलिए दोस्तों, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आप नोट करते चलिएगा। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं आता था इसमें से इससे पहले तो वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत, दोस्तों सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, पहली बात तो केवल आपको इतना याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजदूत आए थे वो थे मेगास्थनीज। मेगास्थनी, इनकी एक पुस्तक भी है इंडिका। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो वो है इंडिका। मेगास्थनीज आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये याद रखेंगे बस, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है, किस में पाई जाती है? दोस्तों इसका आंसर सिंपल सा है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो बहुल बाह्य त्वचा आपकी पाई जाती है नेरियम यानी कि कनेर के पेड़ में, कनेर के पेड़ में पाई जाती है बहुल बाह्य त्वचा। तो दोस्तों इस तरह से सभी 22 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। आज के ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, अगर किसी अलग टॉपिक पे चाहते हैं तो उसका भी कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली जीके कुछ पाने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।